परिवार का पालन पोषण या उनको परिवार की मदद करनी चाहिए थी, आपने संघर्ष का रास्ता ही क्यों चुना? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारा इंटरव्यू लेने और हमारे ऑफिस आए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपने ऑफिस में बुलाया, चाय पिलाई और घुसने दिया। हमें डर लगता है गोरखपुर आने में। नहीं, ये समाज क्या है, ये आप लोगों का ऑफिस है और कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि ये पीड़ितों का ऑफिस है। पीड़ित भी आते हैं, अभी पीड़ित उस कमरे में बैठे हैं। हर लड़की का एक सपना होता है कि भाई पढ़े लिखे जॉब करे। मेरा भी सपना था कि मैं भी पढ़ी लिखूं और जॉब करूं, लेकिन कहते हैं कि मैं किस्मत नहीं मानती हूं, क्योंकि किस्मत की बात नहीं करूंगी, क्योंकि मैं किस्मत खुद लिख रही हूं अपने हाथों से। और बाबा साहब ने किस्मत में भरोसा न करना नहीं सिखाया है। तो मेरा जो फैमिली है बहुत अच्छा फैमिली है। गांव में मेरा बहुत ज़्यादा ज़मीन भी रहा है, लेकिन कुछ फादर के डेथ के बाद 2010 में हमारे फादर का इलाज के दौरान उनका डेथ हो गया। और डेथ के बाद फिर मदर रही और उनको कुछ लोग उनके पीछे ज़मीन के लिए पीछे पड़े और उनको अपने डाइवर्ट कर लिए। जैसे भी उन्होंने सारी प्रॉपर्टी बेच दिया और बेचने के बाद मदर का भी हत्या हो गया 2019 में। मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। मैं यहीं गोरखपुर से सरस्वती कॉलेज, सरस्वती कोचिंग है, आईएएस कोचिंग है। तो मैंने 1-2 महीने ही मैंने अभी गई, उससे पहले हमारी माँ का हत्या हो गया 1 महीने के बाद। मेरा सपना था कि मैं यूपीएससी करूं और मैं अच्छा जॉब ढूंढ रही थी कि मुझे जॉब चाहिए। मतलब यूपीएससी की तैयारी करते करते आप कहीं ना कहीं आंदोलन में आ गए? नहीं, आंदोलन में मैं यूपीएससी की तैयारी करते नहीं आई। जब हमारे माता का हत्या हुआ तो मैं अपने लिए न्याय मांगने लगी इसी गोरखपुर में। आज जहां मैं पीड़ितों को ले जा करके न्याय दिलाती हूं, कभी इसी गोरखपुर में उसी दरवाजे पे मैं दर दर भटक करके अपने माँ के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए, जो आरोपी ने माँ का हमारे हत्या किया, हमारे माँ का प्रॉपर्टी ले लिए, ज़मीन बेचवा कर सारा पैसा ले लिए, और उन्हीं को लेकर के हम कभी मांगा करती थी। और अपने लिए न्याय मांगते मांगते हमने बहुत सारे लोगों को हमने सोचा कि क्यों ना मैं, जब मुझे न्याय मिल सकता, जब लड़ने से जब मुझे मिल सकता है, तो मैं दूसरे के लिए क्यों नहीं लड़ सकती हूँ। तो हमने थोड़ा सा उनके लिए सहारा बनने की कोशिश की कि चलो यहाँ पे मिल सकता है आपको, यहाँ से नहीं यहाँ पे न्याय मिल सकता है। और वो सहारा कब मेरा इतना बड़ा कारवां बन गया मुझे खुद नहीं पता चला। मायावती जी आईएएस की तैयारी करते करते राजनीति में आई और वो 4 बार सीएम रही। सीमा जी जैसे बता रही हैं कि मैं आईएएस की तैयारी करते करते वक्त जब उनकी मदर का कत्ल कर दिया गया, तो उसके बाद वो न्याय मांगते मांगते आज लोगों को न्याय दिलवा रही हैं। हम जब आपके बारे में हम जब सर्च कर रहे थे तो पता चला कि हज़ारों हज़ार महिलाएं आपके संगठन के साथ जुड़ी हैं। कितने गांव अभी तक घूमे हैं आप लोग? मेरे पास अगर नाम अब देखेंगे तो 400 से ज़्यादा मैं गोरखपुर के, सिर्फ गोरखपुर के गाँव में मैं जा चुकी हूँ। और हज़ारों की बात नहीं है, मैं 1 घंटे की बात करूँ तो हज़ारों महिला आपको यहाँ टेबल पे, मतलब हमारे ऑफिस में हज़ारों 1 घंटे में आ जा सकती हैं। आज के डेट में मेरे साथ 10,000 से ज़्यादा महिलाएं जुड़ चुकी हैं। और वो महिलाएं हैं जो कल तक एक महिला सिर्फ मानी जाती थी कि जैसे कि गांव में कहावत होती है कि ये महिला है ये क्या जानेगी, ये महिला है ये कुछ नहीं जानेगी। लेकिन आपने देखा होगा कि 10 अक्टूबर को वही महिलाएं थी जो एसपी, डीएम, कमिश्नर को हिला के रख दी थी। क्या आश्वासन दे करके, क्या कह करके उन महिलाओं को आपने अपने साथ जोड़ा है? क्या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ाया, फूले को पढ़ाया, बताया उनके बारे में, महापुरुषों के बारे में, या कुछ और आश्वासन आपने दिए? नहीं, मैं आज भी मेरी वही मैं जो हमारे दर्शक सुन रहे हैं मैं उनसे भी यही कह रही हूँ कि अगर हक पाना है तो मांगने से नहीं मिलता तो छीन लो। ये बाबा साहब ने कहा था कि जुर्म सहने वाले से गुनहगार, जुर्म करने वाले से गुनहगार, ज़्यादा गुनहगार जुर्म सहने वाला होता है। तो हम उनको जब भी जाते हैं तो बाबा साहब के कुछ जीवनियाँ बताते हैं कि उन्होंने अगर चुप हो गए होते
तो आज भी हम शायद कीड़े मकोड़े के तरह ही हमें समझा जाता था। रास्ते में पानी पीने का अधिकार कुत्ता बिल्ली तालाब के पानी कुत्ता बिल्ली गधा पी लेता था, नहीं उसे अछूत माना जाता था। लेकिन हम इंसान अगर पी लेते थे तो उसे अछूत मान लिया जाता था। रास्ते में कोई भी जानवर चलता था उससे नहीं कोई अछूत होता था, लेकिन हम चलते थे तो अपवित्र हो जाता था। तो ये बातों को बताते हुए उनको हम ये बताते हैं कि अगर आपको अपना अधिकार चाहिए, मान सम्मान से जीना है, अगर आप चाहती हैं कि आपके भी अंदर आपका भी बच्चा मान सम्मान, आप जो जलालत झेल रही हैं, भाई अधिकतर लोगों के पास ज़मीन है ही नहीं। दूसरे के दिए हुए ज़मीन पे कुछ लोग तो घर बनाए हुए हैं। तो वो बाबू साहब आते हैं तो कहते हैं कि तुम चलो हमारे यहाँ चाकरी करो। ऐसे गांव तो आपको हम सैकड़ों गांव आपके दिखाएंगे गोरखपुर में कि ऐसे लोग हैं कि जो कहते हैं हमारे वहाँ तुमको चाकरी करना है। जो चाकरी करने का, वो गुलामी करने का भी जो मजदूरी है वो तय करेंगे। उनकी मर्जी आएगी तो आपको देंगे, नहीं मर्जी आएगा तो नहीं देंगे। आपको काम करना है। तो हम उनको ये बताते हैं कि अगर आपका अधिकार चाहिए, बाबा साहब ने हर क्षेत्र में हमें बराबर का भागीदारी दिया, बराबर का हिस्सा दिया है। तो हमें वोट डालने का अधिकार तो हमें बराबर का मिल गया। प्रधानमंत्री डालते हैं तो एक गिना जाता है, और हम दलित, गरीब, पिछड़े और जो भी लोग, शोषित लोग हम लोग डालते हैं तो भी एक गिना जाता है। मतलब 1 वोट 1 मैन 1 वैल्यू, सभी की कीमत बराबर है। तो ज़मीन के मामले में आज भी भारी गैर बराबरी क्यों है? अन्य संसाधनों में गैर बराबरी क्यों है? जैसे पढ़ाई लिखाई की बात ले लीजिए, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे, हमारे गरीबों के बच्चे, दलित पिछड़ों के बच्चे, जो मतलब गरीब है, एकदम दबा कुचला शोषित है, उनके बच्चे प्राइमरी विद्यालय तक ही सीमित हैं। अगर चिकित्सा की बात करेंगे तो हमारे गरीब घर के बच्चे, चाहे गरीब घर का फैमिली के किसी को बीमारी होती है तो उसको पता चलता है बेड ही नहीं मिलता है। और वही अमीर के तो वो जाके दिल्ली में दवा करा लेते हैं, विदेश चले जाते हैं। तो जो जहाँ पे उनको जो सब सुख सुविधाएं मिलने चाहिए वो सारे से उनको तो वंचित कर दिया गया है। इसलिए हमने कहा कि अगर चाहिए मान सम्मान की ज़िंदगी चाहिए तो मैं लड़ रही हूँ, आप भी लड़िए। आप भी लड़िए, ये कह करके आपने उनको तैयार किया और इस आंदोलन में लेकर के आए। अम्बेडकर जन मोर्चा जो आपका संगठन है, जो आपका बैनर है। तो सीमा गौतम यही काम करती रहेंगी जो कर रही हैं, लोगों को इकट्ठा करना, आंदोलन करना, एसपी का, डीएसपी का घेराव करना, डीएम का घेराव करना, या सीमा गौतम आगे चल के राजनीति में भी जाएंगी? देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं कि जब तक पता नहीं ऐसा क्यों लोगों को लगता है, राजनीति का ऐसा छवि बना दिया गया है कि राजनीति का नाम लेते ही कुछ लोग भागने लगते हैं या उसे बचने लगते हैं, अलग नज़रिया से भी देखते हैं। हम जब तक समाज के लिए लड़ रहे हैं, मान लीजिए मैं 10 अक्टूबर को आंदोलन किए, 17 दिसंबर को आंदोलन किए, 17 मार्च को आंदोलन किए। मेरा घर भी 2 महीने तक मैं भी जेल तो नहीं गई, लेकिन जेल से ज़्यादा हमें प्रताड़ित किया गया और हमारे भाई को भी गिरफ्तार कर लिया गया था, हमारे रिश्तेदारों को उठा लिया गया था। हमारे घर पे लगातार सुबह शाम दोपहर छापा मारा जा रहा था। तो हमारे कहने का मतलब, जब तक हम समाज का काम तो वही है ना, वही काम अगर कोई नेता बन के करे या कोई समाज सेवक करे, बस फ़र्क ये है कि अगर हम चुनाव लड़ लिए तो राजनीतिक हो गए, चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो हम समाज सेवी हो गए। तो चुनाव अगर हम लड़ेंगे नहीं तो हमारे हाथ में पावर आएगा नहीं। तो जो हमारे साथ जुड़े हैं लोग, उनको हम लंबे समय तक कैसे लाभ दिला पाएंगे? अभी आपने 10 अक्टूबर को आपने देखा कि जितना बड़ा हम आंदोलन किए और उसमें 12-13 लोग जेल गए, हमारे पत्रकार साथी भी गए, समाज सेवी भी गए, हम लोग भी जेल के जैसे हमारे लोग भी गए, 12-13 लोग जेल गए। उस दौरान जेल जाने के बाद एक मैसेज बड़ा बना, एक आंदोलन का दबाव बना कि मुख्यमंत्री मजबूर हो गए कहने पे कि हम 1.25 करोड़ दलितों को ज़मीन का मालिकाना हक देंगे, हम दलितों के बच्चों को विदेश भेजेंगे। ये हमारे जन आंदोलन के कारण हुआ। लेकिन क्या हुआ, हमारे पास सत्ता नहीं होने के कारण हम लोगों को बार बार जेल में डालने की, जेल की धमकी दे करके हमें डराया गया। और डराने से, जब हमारे पास सत्ता होता है तो हम सदन में ये बात उठाते ना, ये हम सदन में जा कर के बात उठाते, हम विधायक होते तो हम ये बात अपनी प्रस्ताव में रखते, तो हमारा वहाँ से भी हमारा वेट बढ़ता है। हम यहाँ ज़मीन पे भी संघर्ष करते, हम सदन में भी संघर्ष। आप कहीं ना कहीं ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप सोशल एक्टिविस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो आप मांग रहे हैं